नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तीज महोत्सव के पूर्व संध्या पर पाल्क संस्था ने कराया मेहंदी प्रतियोगिता। मिर्जापुर पाल्क संस्था ने तीज महोत्सव की पूर्व संध्या पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। मेहंदी प्रतियोगिता में 100 से युवती बेटियों ने प्रतिभाग किया। युवती बेटियों ने कार्यक्रम में आई महिलाओं के हाथ पर मेहंदी को सजाया। मेहंदी प्रतियोगिता के हाथ पर मेहंदी को सजाया। मेहंदी प्रतियोगिता तीज पर्व पर महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का पल था। हाथों में मेहंदी भी सज गई और बेटियां मेहंदी प्रतिभा में अपना हुनर भी दिखा दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डाइटिशियन कैलिफोर्निया मनसा गुप्ता और रूपा गुप्ता थी। दोनों अतिथियों ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के हुनर का निरीक्षण कर मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रिधिम सोनी, द्वितीय स्थान अंशिका, तृतीय स्थान वंशिका गुप्ता हुई। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में सोमवार की शाम भव्य श्रृंगारोत्सव एवं संगीतमय जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजन, चंडी पाठ, दीपदान एवं प्रसाद वितरण हुआ। देर रात तक आयोजित संगीतमय जागरण में भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाते रहे और भक्ति में विभोर होते रहे। श्रृंगारोत्सव एवं जागरण का आयोजन राष्ट्रीय विंध्य पर्यावरण सुरक्षा एवं धर्मोत्थान समिति द्वारा किया गया। संस्थान के संस्थापक पंडित स्वर्गीय छबीले मिश्र के पौत्र शिवानंद चतुरानंद और विद्यानंद मिश्र ने आयोजन की व्यवस्था संभाली। भव्य सजावट से जगमगा रहे धाम में देर रात तक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुंबई के मोहन राठौर, मिर्जापुर के मंटू मिश्रा, प्रयागराज के मिश्र बंधु, वाराणसी की प्रियंका पांडे, गोरखपुर की पूजा दुबे और प्रयागराज की उषा उज्जवल ने भक्ति गीतों से मां का दरबार गूंज दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज के वार्षिक जागरण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? सौभाग्यशाली हूँ कि आज माँ के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। हम लोग भक्त हैं माँ के, न जाने कब से बचपन से इस दरबार में आते रहे हैं और आप एक भव्य श्रृंगार का दिन है आज माँ के लिए, तो हम सब अभिभूत हैं। श्रृंगार भी, भजन भी सुनने का अवसर मिला, तो माँ का भव्य कॉरिडोर बन के तैयार है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ, इसलिए कुंभ में मैं देखता था कि जितने लोग प्रयागराज आए कुंभ में नहाने, जब वो काशी की तरफ आते थे तो पहले माँ को मत्था टेकते हुए, तो माँ का भव्य कॉरिडोर देख के सब लोग कहीं न कहीं से योगी और मोदी जी को बधाई दे रहे थे कि एक माँ का दरबार भव्य सज गया है फिर से। तो माँ गंगा के चरणों में नमन, माँ के चरणों में नमन, और ऐसे ही माँ का आशीर्वाद माँ के चरणों के लिए। और आप क्या करने वाले हैं? बस माँ का दरबार ऐसे ही धीरे धीरे सजता रहेगा। माँ विंध्यवासिनी का ये जो शहर है ऐसे ही भव्य और खूबसूरत होता रहेगा। सरकार की प्राथमिकता में है माँ का दरबार और भी भव्य हो जाएगा। बेटे ने पिता पर फावड़े से हमला कर ले ली जान, हिरासत में आरोपी। प्रतापगढ़ में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के हतीगवा थाना क्षेत्र के परसीपुर गांव में घटी एक दर्दनाक घटना में कलयुगी बेटे टिंकू ने अपने ही पिता विनोद मिश्रा की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। चर्चा है कि आरोपी बेटा अक्सर पिता से अपने लिए रुपयों की मांग करता था और पिता के रोज रोज डांटने से नाराज था। इसी बात को लेकर कई दिनों से कलह चल रही थी। गुस्से में आकर बेटे ने सोमवार देर रात फावड़े से हमला कर पिता की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय भी मौके पर पहुंचकर घटना की बाबत परिजनों से बात की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएचओ नंदलाल सिंह का कहना है कि आरोपित बेटे को हिरासत में लिया गया है। मौत के कारणों की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हस्तांतरित कर संरक्षित करने के आदेश का पालन नहीं कर रहा ब्लॉक और नवसृजित नगर पंचायतें। आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव नयन मिश्र एडवोकेट ने कहा। प्रतापगढ़ में क्षेत्र की जनता एवं पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव नयन मिश्र एडवोकेट ने अवगत कराया कि प्रतापगढ़ जिले में बहुत सारी ग्राम पंचायतों का विलय करके नवसृजित नगर पंचायतें बनाई गई, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों जिसमें सामुदायिक शौचालयों को संरक्षित कर जनता के उपयोग में नहीं लाया गया है। पंचायत भवन जिसमें ग्राम पंचायत के समय में कुर्सी, मेज, अलमारी, रैक, वेब कैमरा, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इन्वर्टर, बैटरी, थंब, इम्प्रेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इत्यादि से सुसज्जित कर जनता के उपयोग में लाया गया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना अधिकार के तहत पर्यटन विभाग व उप जिलाधिकारी मांगी गई सूचनाएं। रामनगर बाराबंकी में तहसील रामनगर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर्यटन स्थल लोधेश्वर प्राचीन मंदिर माना जाता है। पूर्व में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने के लिए आदेश पारित किया था। पर्यटन स्थल लोधेश्वर महादेवा काशी के तर्ज पर कॉरिडोर बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उपभोक्ता को द्वारा बैनामा किए हुए मकानों को गिराया जा रहा था। तहसील रामनगर क्षेत्र के रहने वाले दुर्गेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवास टिहुर की इनकी सुनिए जुबानी। उमेश तिवारी की रिपोर्ट। नाम है आपका? राघवेंद्र कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? टिहुर की। थाना कौन सा पड़ता है? रामनगर। क्या समस्या है बताएं? समस्या है महादेवा में मलबा गिर रहा है, जो गिराया जा रहा है, मलबा उठाया जा रहा है, इसका ठेका हुआ है कि नहीं हो, इसको हमने सूचना के अधिकार से मांगा है। कुछ बिल हमने डाले हैं और सारे पेपर हमको इसको उपलब्ध कराए जाए। शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार। शिक्षा विभाग में निकली भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 2 ठाकुरों को गिरफ्तार कर 1.5 लाख नगद किया बरामद। एचपी सिटी ने खुलासा करते हुए बताया कि यह शातिर शिक्षा विभाग निकले संविदा कर्मियों की भर्ती का फायदा उठाकर कर्मयोगी पोर्टल से अभ्यर्थियों की लिस्ट से भर्ती की फर्जी सूची तैयार कर ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों का गिरोह की योजना 1 करोड़ तक ठगी का था। मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शिक्षा विभाग में निकले विभिन्न संविदा कर्मियों की भर्ती की आड़ में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूलने की योजना बनाए थे। कटरा कोतवाली पुलिस को एक महिला अभ्यर्थी के द्वारा यह सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा उनसे मोबाइल पर कॉल कर उनका चयन शिक्षा विभाग में होने की सूचना देकर रुपए की मांग की गई। सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अभ्यर्थी से ठगे गए 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये मिर्ज़ापुर में शिक्षा विभाग की भर्तियां होनी थी संविदा पे। उसमें जो बच्चों ने अप्लाई किया था उन लोगों से फर्जी उनकी नौकरियों की उम्मीद तोड़ के पैसा ठगने वाला ये गिरोह हमने पकड़ा है। इसके 2 अभियुक्त हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए। ये सरकार पे और विभाग पे गलत ढंग से करा के उनकी छवि को आरोपित कर रहे थे। इनके द्वारा एक कर्मयोगी पोर्टल के थ्रू भर्तियां होनी थी शिक्षा विभाग में, करीब 139 लोगों की। उसके सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाना था। तो जिस प्राइवेट कंपनी को ये ठेका मिला था उसके मालिक से इन्होंने साठगांठ करके और उसके द्वारा ये सूची आउट करके ये जिन लोगों को बुलाना था उनसे पैसे की ठगी कर रहे थे। एक व्यक्ति से करीब ये 60,000 रुपये ले रहे थे। इस तरीके से इनका प्लान था पूरा 1 करोड़ रुपए तक का पैसा लोगों से ऐंठना। तो पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनका मेन मालिक जो है वो भाग गया है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इसमें सारे साक्ष्य हमने संकलित करते हैं और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इसमें सूचना दी जा रही है कि आगे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई
की जाए। अभी तक कितना पैसों की वसूली कर चुके थे? करीब इनके द्वारा बताया गया है 1.5 लाख रुपए, जो एक अभियुक्त के द्वारा बताया गया है। इसके पास पुलिस ने 40,000 बरामद किया है और अन्य अमाउंट जो है वो इनके विभिन्न अकाउंटों में पुलिस के द्वारा उसमें सघनता से देख लिया गया है और विवेचना में लाके उसको संकलित किया जाएगा। लगभग कितने पैसे का मामला है? ये लगभग मैंने बताया कि ये 1 करोड़ के आसपास के मामला है। इसमें और भी आरोपी पकड़े जाने हैं? बिल्कुल, इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या पहले ऐसे ये लोग पहले भी ऐसा किया करते थे या फिर पहली बार? इसमें पुलिस द्वारा ये जांच की जा रही है कि आगे इनके पूर्वत इन्होंने कहाँ ये घटनाएं की हैं। गौवंश के संरक्षण से भारत होगा बीमार मुक्त। देश की गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी की समस्या गौवंश के संरक्षण से होगी दूर। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक के पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री को आधारित प्राकृतिक खेती को नेशनल मिशन बनाया है। हमें देसी गायों को संरक्षित करने की जरूरत है। प्रदेश के किसानों को गायों के गोबर और मूत्र पर आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा, जिससे न केवल गौवंश की सुरक्षा होगी बल्कि उपज भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। विंध्याचल क्षेत्र स्थित अष्टभुजा डाक बंगले में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना एक बहुत ही जन उपयोगी योजना है, जिसका लाभ किसान भाइयों और सहायता समूहों को मिलेगा। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवा आश्रय स्थल से एक गाय को ले जाने पर उसके भरण पोषण के लिए 1500 रुपए किसान भाइयों को मिलेगा और चारागाह ले जाने पर एक गौवंश पर 6000 रुपए दिया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या प्रेस वार्ता क्या है? आज मंडलीय समीक्षा बैठक है मिर्जापुर में, जिसमें यहाँ के तीनों जिले शामिल होने वाले हैं और 2 बजे से हमारी आयुक्त महोदय के साथ में मंडलीय समीक्षा अधिकारियों के साथ में जो बैठक है उसमें इन तीनों जनपदों में जो कुल गौवंश है उसका भरण पोषण मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक सरकारी गौशाले से गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना मिलेगा, 4 गाय ले जाओगे तो 6000 रुपये महीना मिलेगा। और जो गौशालाएँ की व्यवस्था ठीक नहीं है वो महिला स्वयं सहायता समूह, FPO, स्वयंसेवी संस्थाओं को देने के लिए जो शासनादेश जारी है उसके अनुपालन को देखते हुए उसका क्रियान्वयन के लिए और गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2025 से इसको नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के रूप में चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस संयंत्र, इन सब के माध्यम से हमको खेती का वो तरीका अपनाना है जिसमें हमें केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। और जब केमिकल फ्री फार्मिंग होगी तो आज जो केमिकल के कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं उन बीमारियों पर रोक लगेगी, अस्पतालों पर खर्चा कम होगा, केमिकल पर खर्चा कम होगा और उसकी आवश्यकता बन जाएगी हर किसान के खूंटे पर कम से कम 1 गाय। और आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 25 करोड़, जिसमें लगभग 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है, जबकि देसी गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। यदि हर किसान 1 गाय पाले तो आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख गौवंश की आवश्यकता होगी। तो गाय के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, प्राकृतिक खेती का विस्तार हो, गोबर गैस संयंत्र लगें, सरकारी गौशाला से गाय किसानों के जाए, गौशालाओं का संचालन ठीक तरह से हो, हरे चारे का उत्पादन, गौमूत्र का कलेक्शन, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, इन सारे विषयों को लेके आज ये हमारी मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये मेरी 10वीं मंडलीय समीक्षा बैठक है। हमारे आयोग के माननीय सभी पूरी टीम आई हुई है, हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं, माननीय तीनों सदस्य हैं और हमारी पूरी आयोग में मात्र 6 लोग हैं। पूरी टीम के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और माननीय पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में हम लोग गौवंश के संरक्षण, संवर्धन, उनके रख रखाव और गौवंश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो खड़ी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, इसमें गौवंश का बहुत बड़ा रोल है, किसानों का बहुत बड़ा रोल है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा रोल है और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसकी समस्या का समाधान भी इसी काम में निहित है। हम लोग इसी काम के लिए आए हुए हैं। गाय लेने की प्रक्रिया गौशाला से कैसे, मतलब क्या करना पड़ता है? बहुत सरल प्रक्रिया है। एक फार्म रहता है, उसमें एक फोटो लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है और उस फार्म को भर के गाँव के सेक्रेटरी को दे देना है। गांव के सेक्रेटरी के माध्यम से BDO के पास जाएगा, BDO के माध्यम से DM के पास चला जाएगा और उस पर दस्तखत हो गया जाएगा और वो उनको जो है जो गौशाला में जो अच्छी गाय उनको दिख रही है वो गाय उनको दे दी जाएगी। उसमें सेक्रेटरी की उपस्थिति उसमें अनिवार्य है। सेक्रेटरी को संज्ञान में रहे कि हमारे क्षेत्र में किन किन किसानों को, किन किन महिलाओं को
किन किन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गाय जा रही है, क्योंकि उनके खाते में फिर वो 1500 रुपये महीना एक गाय पर आएगा और 4 गाय ले जाएंगे तो 6000 रुपये महीना आएगा। दुर्घटनाग्रस्त गायों को तत्काल सुविधा मिले, उनका इलाज हो, क्या किया गया है? देखिए, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो 4 लेन से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए एरिया हैं, जहाँ पर गाय रोड पे आके बैठ जाती हैं बरसात के कारण, और बरसात में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो उनमें गौवंश यदि कोई बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके इलाज के लिए तुरंत जो है, जो सरकार के पास में जो गाड़ी की वाहन की व्यवस्था है, 1962 पर उसको कॉल करना है और वो गौवंश जो है वहाँ से अस्पताल पहुँचाना। और यदि कोई दुर्घटना बस कोई गाय खत्म हो गई तो उसको 5 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसको उस गौवंश को समाधि देने के लिए आज हम सबसे अधिकारियों के साथ बात करने वाले हैं। मिर्जापुर में गौ तस्करी रोकने के क्या उपाय किए जा? माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आज हम लोग समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर कि मिर्जापुर से या ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, तीनों जनपद में जो गौवंश की तस्करी यदि होती है, वैसे माननीय मुख्यमंत्री पहले क्या था कि गौवंश को देख के कसाई को देख के गौवंश पहले कांपता था। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है, गाय को देख के कसाई कांपता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेते हुए फिर भी कहीं को इक्का दुक्का यदि कोई घटना घट रही है तो आज उस पर समीक्षा बैठक होने वाली, पुलिस के अधिकारी आने वाले हैं। सबसे ज्यादा किसानों इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।